तो गाइस, लास्ट सेशन में हम लोगों की बात हुई थी स्ट्रिंग की, जिसमें हम लोगों ने यूजर इनपुट, स्केप सीक्वेंस वगैरह देख लिया। ठीक है, आज से बिल्कुल एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम लोग, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, अब से जावा आपको और आसान लगेगी, क्योंकि ऊप्स आपने पढ़ लिया है, एरे स्ट्रिंग भी आपका एक लॉजिक बिल्डिंग वाला पार्ट हो गया है। तो अब जितनी भी कंसेप्ट्स बचे हुए हैं वो आसान है बहुत। ठीक है, ऊप्स जिसका अच्छा रहेगा तो बाकी आगे कंसेप्ट आप समझ लोगे आसानी से। ठीक है, तो उनमें से एक आसान सा टॉपिक एक्सेप्शन हैंडलिंग भी है। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये वर्ड देखते ही सबसे पहले दिमाग में यही आ रहा है कि यार एक्सेप्शन क्या होता है। हैंडलिंग तो मतलब हम समझ रहे हैं कि भाई कुछ तो भी हैंडल करना। एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया? केमिस्ट्री वगैरह में हम लोग ने एक्सेप्शन बहुत देखा है ना। एक्सेप्शन ऐसा कुछ जो जिसका बिहेवियर नॉर्मल ना हो, एबनॉर्मल बिहेवियर को हमेशा एक्सेप्शन बोला जाता है। ठीक है, जब भी हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एबनॉर्मल बिहेवियर हमें दिखेगा, ठीक है, तो हम उसको एक्सेप्शन बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ कि एन एक्सेप्शन इन जावा इज, या एक्सेप्शन इन जावा, ठीक है, एक्सेप्शन, एक मिनट, एक्सेप्शन इन जावा is an unexpected behavior, unexpected behavior या इवेंट भी लिख सकते हो, और कंडीशन। ठीक है, एक्सेप्शन क्या होता है? एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट या कंडीशन को बोलते हैं। ठीक है, जो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी बट वैसा हो गया, है ना। एक्सेप्शन इन जावा इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट और कंडीशन कब आती है? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान अगर कोई हमें अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर देखने को मिलता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, क्या होता है इस एक्सेप्शन से? ड्यू टू एक्सेप्शन, म्यूट कर लें आप लोग। ड्यू टू एक्सेप्शन, ड्यू टू एक्सेप्शन our program our program terminates abnormally। प्रोग्राम जो होता है हमारा वो एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ एबनॉर्मली टर्मिनेट होने का? देखो, ये मेरा एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें मैंने लिखा है हेलो। ठीक है, हेलो लिखा मैंने। अब मैंने इसको रन किया, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि ये प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में ही है। भाई रन हुआ और टर्मिनेट भी हो गया। ठीक है, रन भी हुआ, स्टार्ट हुआ एंड टर्मिनेट हुआ। हर प्रोग्राम स्टार्ट होता है फिर टर्मिनेट भी हो जाता है, लेकिन मेरा प्रोग्राम हम बोल सकते हैं कि कायदे से, तमीज से टर्मिनेट हुआ ना। भाई शुरू हुआ मेन से, और मेन में जो भी काम था सारा खत्म करके फिर बंद हो गया। तो अगर सारा काम करके प्रोग्राम अगर बंद होता है, मेन मेन ब्लॉक बंद होता है एंड देन प्रोग्राम बंद होता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल टर्मिनेशन। लेकिन कई बार प्रोग्राम बीच में ही बंद हो जाता है। मान लो हमने यहाँ पे हेलो हेलो लिखा है, कितनी बार हो गया ये 5 बार, और एक 5 बार, 10 बार। हो सकता है कि ये वाले लाइन में मेरा प्रोग्राम प्रोग्राम क्या हो जाए, ये टर्मिनेट हो जाए। इस वाले लाइन पे हो सकता है किसी कारणवश, वो रीजन हम बताएंगे आपको कि क्यों प्रोग्राम बीच में ही रुक जाता है। तो हो सकता है जब 5 हेलो मिले और यहाँ पे प्रोग्राम आपका बीच में ही बंद हो जाए, तो ये भी टर्मिनेट हुआ, बट इसको हम नॉर्मल टर्मिनेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं एब नॉर्मल टर्मिनेशन। ठीक है, और
प्रोग्राम का एबनॉर्मल टर्मिनेशन कब होता है? जब प्रोग्राम में एक्सेप्शन आता है। तो ड्यू टू एक्सेप्शन आवर प्रोग्राम टर्मिनेट्स एबनॉर्मली। ठीक है, एक्सेप्शन आता क्यों है प्रोग्राम में? ठीक है, पहले तो जाना हमने कि एक्सेप्शन क्या होता है, फिर एक्सेप्शन की वजह से क्या होता है। अब जानेंगे कि एक्सेप्शन आता क्यों है। तो एक्सेप्शन एक्सेप्शन ऑकर्स ड्यू टू फॉल्टी इनपुट्स। गलत इनपुट देने की वजह से एक्सेप्शन आता है। ठीक है, क्या है एक्सेप्शन आने का रीजन? जब हम कुछ गलत इनपुट दे देते हैं ना, उसी केस में एक्सेप्शन आता है। क्या मतलब हुआ, देखिए मैं बताता हूँ आपको। 5 बार हमने यहाँ हेलो लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है सिस आउट एंटर योर नेम। ठीक है, एंड यहाँ हमने लिया स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, या एंटर योर एज कर देते हैं। ठीक है, एंड एज इज इक्वल टू, स्कैनर का ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, तो न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये हो गया, और हमने कर लिया स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है ना, और यहाँ पे सिस आउट कर दिया योर एज प्लस एज। ठीक है, अब ये 5 बार हेलो यहाँ है, फिर छोटा सा कुछ हमारा प्रोग्राम है, तो छोटा सा सब लॉजिक है, एंड देन 5 बार हेलो यहाँ है। रन किया हमने, 5 हेलो मिला, एज पूछा, हम डाला 19, फिर योर एज आया, फिर 5 हेलो आया। ठीक है, अच्छी बात है, प्रोग्राम मेरा नॉर्मली टर्मिनेट हो गया। बट इस बार मैं क्या करूं, एंटर योर एज में डालूं 20, TWENTY। अब 20 क्या है, एक स्ट्रिंग है, और आप नेक्स्ट इंट मेथड में एक स्ट्रिंग टाइप का इनपुट नहीं ले सकते। प्रोग्राम तो मेरा बिल्कुल सही है, प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम मेरा बिल्कुल सही है, बट जब इनपुट दिया जा रहा था तो उस समय हमने फॉल्टी इनपुट दिया। 20 के जगह 20 दिया वर्ड्स कैरेक्टर्स में, एंड इसका क्या नतीजा आएगा? सी, एक्सेप्शन आ गया। कौन सा एक्सेप्शन आया है? हर एक्सेप्शन के कोई ना कोई नाम होते हैं। अभी कौन सा एक्सेप्शन आया है? इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। सी, ये हमने कौन सा एक्सेप्शन देखा? ये आया हमारा इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। मतलब अगर आप नेक्स्ट इंट यूज कर रहे हो और इस जगह पे अगर आप इंट वैल्यू नहीं लेते हो, तो इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा। अब इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आने की वजह से हुआ क्या? इसे हुआ ये कि यहीं पे मेरा प्रोग्राम बंद हो गया, इसके नीचे का ये सब देखो प्रिंट नहीं हुआ है। तो एक्सेप्शन क्यों आया? फॉल्टी इनपुट की वजह से। एक्सेप्शन आने की वजह से क्या हुआ? एक्सेप्शन आने की वजह से हमारा प्रोग्राम बीच में ही बंद हो गया, है ना। एक्सेप्शन आने की वजह से हमारा प्रोग्राम बीच में ही स्टॉप हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक्सेप्शन क्यों आता है। एक्सेप्शन ऑकर्स ड्यू टू फॉल्टी इनपुट्स। जब हम कोई गलत इनपुट वगैरह दे देते हैं तो उस समय हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है। बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत इतने में? नो सर। एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस लाइन पे एक्सेप्शन आता है उस लाइन के नीचे का कोड रन नहीं होता। तो इसको हम लोग, एक्सेप्शन को हम लोग एक और चीज बोल सकते हैं। इट एक्सेप्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड रन टाइम एरर्स। इसको हम लोग रन टाइम एरर भी कई बार बोलते हैं। जनरली तो एक्सेप्शन ही बोलते हैं, लेकिन रन टाइम एरर भी बोल सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। लेकिन जावा डेवलपर्स
एक्सेप्शन नाम ही प्रेफर करते हैं, जावा ने खुद एक्सेप्शन ही बोला है ना। हालांकि रन टाइम में आने वाले एरर को आप एक्सेप्शन बोल सकते हो। ठीक है। हाँ कहिए। सर वो जो फॉर्म फिल करते हैं तो आता है ना, अगर कुछ वो भी एक्सेप्शन ही होगा ना सर? फॉर्म फिल कर देते हैं तो कुछ गलत अगर हमने टाइप कर दिया, नहीं, वो एक्सेप्शन नहीं होता है, तो वो वैलिडेशन एरर होता है। वहां पे क्या होता है कि जैसे आपने कुछ नाम है, अब उसमें आपने 1 2 3 डाल दिया, तो वो डेटा आपका बैकएंड में जाता है और उसकी वैलिडेशन कराई जाती है। तो वहां पे ओके। एक्सेप्शन नहीं होता, वो प्रॉपरली हैंडल किया हुआ होता है। अच्छा अच्छा। तो ठीक है, ये तो आप समझ गए कि एक्सेप्शन क्या होता है। ठीक है, एक्सेप्शन से होता क्या है और एक्सेप्शन आता क्यों है। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, ठीक है। तो इन जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म, किस लिए, टू हैंडल रन टाइम एरर्स। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग एक मैकेनिज्म है जो रन टाइम पे आ रहे एरर्स को हैंडल करता है, या फिर रन टाइम एरर बोलो इसको, या एक्सेप्शन बोलो। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, एक्सेप्शन या रन टाइम एरर को हैंडल करने का तरीका। ठीक है। हैंडल करने का क्या मतलब हुआ भाई, हैंडल करने का मतलब ये हुआ कि ठीक है भाई साहब, यूजर ने गलत बोल दिया, जो यूजर ने फॉल्टी इनपुट दे दिया, तो आप नीचे का कोड तो चलाइए, आप इससे क्या दुश्मनी है, कम से कम इसको तो रन कीजिए आप, है ना। ये कोड तो कम से कम आपका चलना चाहिए था। ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडल करने का मतलब होता है कि प्रोग्राम बीच में ना बंद हो, बल्कि प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट हो। तो यहाँ मैं ये भी लिख सकता हूँ कि एक्सेप्शन एक्सेप्शन हैंडलिंग मीन्स your program must terminate normally, even even if even if exception occurred। अगर एक्सेप्शन ऑकर्ड भी हुआ है तो भी या मैं लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग एंश्योर योर प्रोग्राम मस्ट टर्मिनेट नॉर्मली इवन इफ एक्सेप्शन ऑकर। एक्सेप्शन आने के बावजूद एक्सेप्शन हैंडलिंग ये इंश्योर करता है कि आपका प्रोग्राम प्रॉपरली अच्छे तरीके से बंद हो, क्योंकि हम कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा एप्लीकेशन, मेरा सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन में हो। प्रोडक्शन बोले तो लाइव है, जनता उसको यूज कर रही है, एंड उस दौरान किसी फॉल्टी इनपुट की वजह से मेरा एप्लीकेशन ही बंद हो जाए, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। तो हम ये चाहेंगे कि अगर जहां एक्सेप्शन आ रहा है, जहां प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उतना कोड छोड़ के बाकी तो सारा चलाओ यार। इस हेलो में तो कोई एरर नहीं था, जो भी प्रॉब्लम थी ये वाले लाइन पे थी, ठीक है, इतना मत चलाओ। इट मेक्स सेंस कि चलो एज वाले कोड में प्रॉब्लम है, इतना मत चलाओ, ये तो चलाना चाहिए था आपको, है ना। तो यही हम सीखने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में, कि किस तरीके से हम एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं। ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसको हम ये जो प्रॉब्लम आ रही है, इन प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे, यही हमें सीखना है। तो अब एक्सेप्शन हैंडल करने का तरीका, या एक्सेप्शन हैंडल करने के तरीके से पहले कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे आपने देखा इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, ठीक है। इसी तरह जावा में बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं। जावा में ना बहुत तरीके के एक्सेप्शंस हो सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। देखो, कुछ ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जो रन टाइम पे आते हैं, और कुछ ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जो कंपाइल टाइम पे आते हैं। तो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को बोलते हैं हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन।
ठीक है, सी से कंपाइल, सी से चेक्ड, ऐसे याद रखना, आसानी रहेगी आपके लिए। तो एक तो हो गया चेक्ड एक्सेप्शन और दूसरा हो गया अनचेक्ड एक्सेप्शन। ये दो तरीके के एक्सेप्शन बेसिकली होते हैं। चेक्ड एक्सेप्शन, सी से चेक्ड, सी से कंपाइल टाइम, ये कंपाइल टाइम पे आने वाला एक्सेप्शन होता है। बाकी अनचेक्ड, कौन सा टाइम बचा, कंपाइल छोड़ के रन टाइम बचा, तो ये रन टाइम पे आने वाला एक्सेप्शन होता है। ठीक है, कंपाइल टाइम वाले एक्सेप्शन की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम रन टाइम एक्सेप्शंस को देखेंगे। ठीक है, तो मेनली ये दो तरह के एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अभी जो एक्सेप्शन आया था इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, वो किस कैटेगरी का है, कंपाइल टाइम या रन टाइम? रन टाइम। जी, रन टाइम। ऐसे बहुत सारे रन टाइम एक्सेप्शन आपने शायद देखे भी होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग s इज इक्वल टू नल। मैं ये वाला कोड पीछे का कमेंट करते चलता हूँ। स्ट्रिंग s इज इक्वल टू नल, पर मैं s की लेंथ निकालूं, अभी नल की तो कोई लेंथ होती नहीं ना, तो मतलब आप गलत कर रहे हो, एक्सेप्शन आ गया। देखिए कैन नॉट, कौन सा एक्सेप्शन है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। आप नल को पॉइंट कर रहे हो, यू आर पॉइंटिंग नल, नल पे मेथड नहीं चलता है ना। तो कैन नॉट इन्वोक स्ट्रिंग डॉट लेंथ बिकॉज s इज नल। तो ये कौन सा एक्सेप्शन आया भाई, जावा डॉट लैंग नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ऐसे ये वाला लाइन पे आया। ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन हो सकते हैं। मैं एक्सेप्शन की हायरार्की आपको बताऊंगा। एरे आपने पढ़ा है, इंट ARR, ये डब्बा लगाया आपने और आपने दिया 1 1 2 2 3 3। अब मैं सिस आउट करता हूँ एरे ऑफ 3। एरे ऑफ 3 जब करेंगे तो एक्सेप्शन आएगा। देखिए कौन सा एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, है ना। तो ये क्यों आया, क्योंकि भाई इंडेक्स 3 तो है ही नहीं ना अपने पास, 0 1 2 तक है। तो उसके आगे अगर बढ़ोगे तो इसका मतलब है कि भाई आप वो इंडेक्स एक्सेस करने चाह रहे जो है ही नहीं। तो ये सब क्या हो रहा है भाई, आप कहीं ना कहीं फॉल्टी इनपुट दे रहे हो, कहीं नल पे चला दे रहे हो, नल नल दिया हो, नल पे मेथड चल रहा है, कहीं जितना इंडेक्स देना था उसके आगे का इंडेक्स दे रहे हो। ठीक है, कहीं पे आपको इंट वैल्यू लेना था तो आप स्ट्रिंग ले रहे हो। तो आप देख रहे हो कि इनपुट का मिसमैच कहीं हो रहा है, कहीं नल पे दिक्कत आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं इनपुट से रिलेटेड ही सारी प्रॉब्लम है। एक और देखो, एक नंबर है, या ऐसा कर दो मैं स्कैनर यूज कर लूँ, ठीक है, और यहाँ मैंने किया एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 1, ठीक है, और एंटर नंबर 2। दो नंबर आपने एंटर करवाया, एंड नंबर 1 इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट एंड, ठीक है, और इसी तरह आपने नंबर 2 भी ले लिया, यहाँ पे नंबर 2 ले लिया, एंड एंड नंबर 3 इज इक्वल टू नंबर 1 डिवाइड बाय नंबर 2 किया। दो नंबर के डिवीजन का कोड है सिंपल, ऐसे आउट किया नंबर 3। हेलो, आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। नंबर 1 ले लिया 10, नंबर 2 ले लिया 2, आउटपुट आया 5। बढ़िया यार, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्राम तो आपका, आप सोच रहे हो कि आपका प्रोग्राम तो एकदम जबरदस्त है, डाल दिया आपने प्रोडक्शन पे। कोई आया बंदा, डाला 10 डिवाइड बाई 0, लो एक्सेप्शन आ गया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगा यहाँ पे। देखिए, तो ये सारी प्रॉब्लम क्यों आ रही है भाई, ये डिवाइड पे प्रॉब्लम आई यहाँ पे, क्योंकि आप जब 0 से डिवाइड करोगे तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो अनडिफाइंड या इनफाइनाइट होता है। तो जावा इनफाइनाइट को प्रिंट करे तो करे कैसे, तो वो जावा के लिए एक फॉल्टी इनपुट है, ठीक है ना। तो फॉल्टी इनपुट की वजह से प्रॉब्लम आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई इनपुट जावा के पर्सपेक्टिव से फॉल्टी नहीं है, बट मेरे पर्सपेक्टिव से फॉल्टी है। फॉर एग्जांपल मैं एक जिम का एप्लीकेशन बना रहा हूँ, जिम एप्लीकेशन, उसमें एज अगर मान लो कोई
15 से कम ले रहा है तो मेरे लिए फॉल्ट इनपुट है कि नहीं है? अच्छा। तो कई बार ऐसा भी हम करते हैं कि अपने खुद के एक्सेप्शंस भी क्रिएट करते हैं, जो कि एक प्रोसेस है, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो पहले जो एक्सेप्शंस इनबिल्ट है उनकी बात कर लें। इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, ये सब इनबिल्ट एक्सेप्शंस है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये सब क्लासेस हमने नहीं बनाई, है ना। ऐसी कोई जब दिक्कत आती है ना, जब आप नेक्स्ट इंट में स्ट्रिंग ले लेते हो तो ऑटोमेटिकली ये वाली क्लास रन होती है, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। जब नल पे मेथड चलाते हो तो ऑटोमेटिकली ये वाली क्लास नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इसी तरह एरे में प्रॉब्लम आई तो ये अर्थमेटिक, ये बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। और जितने भी है मैंने आपको यहाँ पे एक्सेप्शन दिखाए, ये सारे के सारे एक्सेप्शन रन टाइम वाले हैं, मतलब अनचेक्ड है। ये सारे के सारे अनचेक्ड एक्सेप्शन है। ठीक है। एक्सेप्शन तो हमने बहुत आपको दिखा दी, अब हैंडल कैसे किया जाए ये भी समझ लेते हैं। तो देखो, इधर आते हैं, समझते हैं बात को ध्यान से। एक काम करता हूँ, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे एक लॉन्च है ना, ये मेरा एम्प्लॉय को रिफ्लेक्ट कर लेते हैं और इसका नाम डेमो रख देते हैं। इसको ओपन करते हैं। एक मेथड बनाते हैं टेस्ट। ठीक है, ये हो गया। इसको क्लियर कर लिया जाए। और ये भी हम क्लियर आउट कर लेते हैं। चलो, अब इस टेस्ट में मैं कुछ कोड लिखने वाला हूँ। क्या कोड लिखने वाला हूँ? यही 2 नंबर के सम का, सॉरी 2 नंबर के डिवीजन का। ये हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। चलो भाई, ये हो गया। और इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ ना, आई थिंक ठीक रहेगा। इसको नीचे यहाँ कर लेते हैं। अब आप बताइए कि जब मैं इस टेस्ट मेथड को कॉल करूंगा, कॉल करने के लिए मैं यूज करूंगा न्यू डेमो ऑब्जेक्ट बनाया, डायरेक्ट कॉल कर लेता हूँ टेस्ट। ठीक है, तो कौन कौन से लाइन पे एक्सेप्शन आने की संभावना है इस टेस्ट के अंदर, बताइए। 9 पे 11 पे। 9 पे, ठीक है, यहाँ इनपुट मिसमैच आ सकता है अगर TENFIVE कोई ले लिया। 11 पे भी इनपुट मिसमैच आ सकता है, और यहाँ पे उसके नहीं आ बाद सकता। 13। हाँ, तो ये 3 जगहों पे एक्सेप्शन आने की संभावना है। ठीक है। अब अगर मुझे एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो उसका 2 तरीका है। हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन। ठीक है, हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन। ऐसा समझ लो, कि ये घर है और घर में कोई प्रॉब्लम आई। सपोज दैट फ्रिज खराब हो गई, कूलर खराब हो गया। तो एक तो तरीका होता है कि भाई हम खुद ही लेते हैं, प्लास व्लास लिए, स्क्रू ड्राइवर लिए, लग गए बनाने में। तो एक तो तरीका है कि आप खुद इसको रिजॉल्व करें। और एक दूसरा तरीका ये होता है कि आप मैकेनिक के पास ये कूलर पंखे को भेज सकते हैं कि लो भाई तुम देख लो, हमें नहीं करना, है ना। मैं टेस्ट को जरा अच्छे से कॉल कर लेता हूँ पूरा प्रॉपर सिंटैक्स से। तो डेमो डॉट टेस्ट, है ना। तो 2 तरीके बेसिकली होते हैं। इसी तरह एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी 2 तरीके हैं। एक तरीका है ट्राई कैच ब्लॉक, और दूसरा तरीका है थ्रोज एक्सेप्शन, या थ्रोज, या ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू कर सकते हैं, एंड एक थ्रोज की वर्ड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, 2 तरीका है
एक ट्राई कैच ब्लॉक से और एक थ्रोज कीवर्ड से। यही बेस्ट तरीका है करने का, एक्सेप्शन को हैंडल करने के, क्योंकि ट्राई कैच ब्लॉक एक्चुअल में आपके एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। देखो एक आपसे एक बात पूछते हैं, मान लीजिए ये कूलर है, कूलर खराब हुआ और आपने उसको यहीं पे घर पे ही बना दिया, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा। सॉल्व हो गई। दूसरा ये किया आपने कि कूलर खराब हुआ, बहुत आवाज कर रहा था, शोर हो रही थी, पंखा वंखा लड़ रहा था, उसका कुछ तो भी दिक्कत हो रही थी। आपने बोला कि भाई भेज दिए मैकेनिक के पास। मैकेनिक के पास भेजने से आप कूलर से जो आ रही आवाज से तो बच गए, लेकिन क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नो सर। फिर वो बनाएगा, क्योंकि जिसके पास ये गया है, कई बार ऐसा होता है ना, मैकेनिक के पास भेजते हैं वो भी नहीं बना पाता है, फिर झगड़ा हो जाता है, क्या यार तुम यार सही से बना ही नहीं हो, अभी भी आवाज आ रही है। तो बोला अरे इसका पार्ट नहीं मिला, आपका कूलर ही कबाड़ा है, ये खराब हो गया है, सड़ गया है, नया खरीद लो। होता है ना लफड़ा। जी ऐसा, सर। हाँ ऐसा ही कुछ होगा यहाँ पे। देखो ट्राई कैच ब्लॉक आपके एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा, प्रॉपर हैंडल कर लेगा। थ्रोस कीवर्ड आपके एक्सेप्शन को भेजेगा किसके पास? जिसने इस टेस्ट को कॉल किया है, और फिर उस जिसने कॉल किया है उसकी जिम्मेदारी है कि फिर इस एक्सेप्शन को हैंडल करे या जो भी करे। मतलब ये ऐसा हो गया कि कूलर खराब हुआ, हमने खुद बना लिया, बहुत अच्छी बात है, वो बेस्ट तरीका है भाई। लेकिन अगर आपने मैकेनिक को दिया तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो गई, ठीक है चलो दे दिया, अब बाकी अब इसकी प्रॉब्लम बढ़ गई। ठीक है, ऐसा कुछ होगा, तो थोड़ा सा ये एग्जांपल माइंड में रखना, अभी आपको चीज समझ में आएगी। तो ट्राई कैच जो ब्लॉक होता है ना, ये एक्चुअल में एक्सेप्शन को हैंडल करता है, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू हैंडल द एक्सेप्शन। थ्रोस कीवर्ड एक्सेप्शन को हैंडल करता है, इसका मतलब ये है कि थ्रोस कीवर्ड एक्सेप्शन को कॉलर के पास भेज देता है, भगा देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डकिंग, डकिंग द एक्सेप्शन, जो कि हम लोग अभी नहीं बाद में देखेंगे। लेटर हम लोग इसको, लेटर क्या मतलब कल देख लेंगे यार, कल परसों, जो लेटर हटा देते हैं, इतना भी बात नहीं। तो डकिंग द एक्सेप्शन का मतलब होता है कि हम एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करते हैं, बल्कि हम एक्सेप्शन को उसके पास भेज देते हैं जिसने मेथड को कॉल किया होता है। अब देखो, पहले ये वाला तो समझेंगे, पहले ये वाला समझ लो स्टेप बाय स्टेप। तो आओ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, अभी मैं वापस जाऊंगा ना डकिंग द एक्सेप्शन पे, कंफ्यूज मत होना। तो अभी एक प्रॉब्लम आ रही है भाई, क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखो यहाँ प्रोग्राम रन किया, प्रोग्राम तो बढ़िया दिख रहा था, लेकिन नंबर 1 में हमने किया भाई TN, लो गड़बड़ हो गया, बाकी कुछ चला ही नहीं हमारा नीचे का कोड। तो हमें पता है कि भाई 9 पे, सॉरी 10 पे एक्सेप्शन आ सकता है, 13 पे एक्सेप्शन आ सकता है, और 15 पे आ सकता है। कई बार ऐसा भी हो कि आपको नहीं पता हो कि एक्सेप्शन कहाँ आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको नहीं मालूम एक्सेप्शन कहाँ पे आएगा। सो फॉर सेफर साइड हम अपने पूरे कोड को एक ब्लॉक में डालेंगे, एंड दैट इज योर ट्राई ब्लॉक। ट्राई इज कीवर्ड इन जावा, ठीक है, ट्राई इज अ कीवर्ड इन जावा, है ना, ये कीवर्ड, ये ट्राई के अंदर डाल दिया। ट्राई अकेला काम नहीं करता, इसके साथ कैच या फाइनली ब्लॉक होना चाहिए, तभी हम कैच पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ कैच लगाया, ठीक है, ये लगा दिया ऐसे। अब हम ये देखेंगे कि भाई ये जितने कोड को हमने ट्राई के अंदर बंद किया है, उसमें कौन कौन सा एक्सेप्शन आने की संभावना है। मेरे को समझ में आता है कि यार इनपुट मिसमैच आने की संभावना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन क्लास, जो इनबिल्ड क्लास है जावा यूटिल में, आप ये लिख के और एक रेफरेंस दे देंगे, कुछ भी ABCDE, कुछ भी ई दे दो, सही रहेगा। तो अब क्या होगा, इस कोड में जैसे ही इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आएगा, ध्यान रहे, जैसे ही इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन इस कोड में आएगा, फौरन मेरा कंट्रोल कैच ब्लॉक में मूव हो जाएगा, और यहाँ पे हम बड़े प्यार से कुछ लिख सकते हैं कि
इनपुट मिसमैच आ रहा है, इसका मतलब कि जरूर भाई इंट वैल्यू नहीं लिया है। टेक इंट टेक नंबर्स, ठीक है, ऐसा हमने उसको मैसेज दे दिया, ठीक है। एंड अब देखो हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होगा। एक काम करते हैं, मैं आपको अच्छे से दिखाने के लिए यहाँ पे एग्जिट प्रिंट कर देता हूँ और एक थोड़ा देर के लिए मैं इसको वापस से अनकमेंट करता हूँ। सी देखो अभी एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया हूँ, रन कर रहा हूँ और मैं लिया TEN, क्या एग्जिट प्रिंट हुआ? नहीं हुआ ना, मतलब ये टेस्ट में गया और उधर ही अटक गया, पूरा हमारा प्रोजेक्ट ही बंद हो गया। लेकिन अगर मैं एक्सेप्शन को प्रॉपर तरीके से हैंडल करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग ने हमें ट्राई कैच ब्लॉक दिया है। सो इफ यू यूज ट्राई कैच ब्लॉक देन आवर प्रोग्राम विल टर्मिनेट नॉर्मली। देखिए नॉर्मली टर्मिनेट होगा, एग्जिट आएगा आपका, दो एक्सेप्शन आएगा तब भी। देखिए TEN लिया, अब जैसे ही TEN लिया तो ये कौन सी लाइन पे एक्सेप्शन आया? 13 पे। तो 13 से ये जंप किया हमारा डायरेक्ट कैच पे। जैसे ही एक्सेप्शन, याद रखना ट्राई के अंदर किसी भी लाइन पे एक्सेप्शन अगर आया तो फौरन हमारा कंट्रोल कैच ब्लॉक पे जाएगा। एंड कैच ब्लॉक जो भी है टेक नंबर्स वगैरह जो भी आपने किया होगा, एंड उसके बाद कंट्रोल नीचे जाएगा। अगर नीचे कुछ लिखे होगे तो वो भी चलेगा, यहाँ अगर हाय हेलो लिखे होते तो वो भी चलता है ना। और देन मेथड बंद, और मेथड बंद होते ही कंट्रोल वापस आके एग्जिट, एंड देन प्रोग्राम नॉर्मली बंद होगा मेन की क्लोजिंग से। सी देखो एग्जिट आया ना। तो इस तरीके से जो रन टाइम एरर आ रहा था उसको हम लोगों ने हैंडल किया विद द हेल्प ऑफ ट्राई कैच। समझ में आया? बेसिक सिंपल है ना एकदम, ज्यादा कुछ तो लफड़ा है नहीं, आराम से बिल्कुल। देखिए अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए आप कि सर अगर हमको सेकंड नंबर भी लेना हो तो सेकंड किसी में? नंबर लेना, हाँ उस पे हम आएंगे, अभी उस पे भी हम आएंगे। देखो वो एक ऐसी चीज है ना, देखो हम क्यों सेकंड नंबर को, अगर आपको सेकंड नंबर बाई चांस लेना है ना तो आप उसको नीचे रख सकते हो यहाँ पे, बट उसके लिए फिर स्कैनर वगैरह को ऊपर बनाना पड़ेगा। वो चीज पॉसिबल है, हो जाएगी, वो हम आगे करेंगे फाइनली ब्लॉक से, लेकिन करेंगे। अगर अगर सेकंड नंबर, में भी एरर आया तो सर नंबर 2 लेने पर भी एरर हाँ आया? इसीलिए हम बोल रहे हैं कि फाइनली ब्लॉक यूज करेंगे और नंबर 2 में अगेन ट्राई कैच लगा लेके। एक्चुअली देखो ऐसा हम करते नहीं, देखो समझो बात को, हम एक ट्राई में ना एक एक मतलब एक लॉजिक लिखते हैं। अब मान लो आपने नंबर 2 में एक्सेप्शन, नंबर 1 में एक्सेप्शन आ गया तो नंबर 2 लेके कोई फायदा है? नहीं सर। है ना, नंबर तो कोई फायदा है नहीं। तो कभी भी हम नंबर 2 को इस ट्राई से सेपरेट नहीं करेंगे। हम बोलेंगे अगर नंबर 1 नहीं चला तो ठीक है, हमें पूरा नहीं चलाना है। हाँ अगर इसके अलावा कोई कोड होता, सपोज 2 नंबर के एडिशन का, तो मैं 2 नंबर के एडिशन का जो होगा कोड, फॉर एग्जाम्पल ये है, एंटर नंबर, एंटर K1 एंड K2, ठीक है। ये K1 और K2 का लॉजिक अगर हम पकड़ें, ठीक है, K1 एंड K2 का, एंड RES एंड K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। अब भाई ये जो कोड है ये तो चलना चाहिए ना एक्सेप्शन आने के बावजूद, ये वाला सम वाला, ये तो चलना चाहिए ना। तो इसको हम यहाँ नहीं रखेंगे कभी भी एक ट्राई के अंदर। इसको हम कहाँ रखेंगे? इसको हम एक फाइनली ब्लॉक होता है उसके अंदर रख के फिर अगेन उसके अंदर हम वापस से ट्राई कैच लगा लेते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन तो इसमें भी आ सकता है ना, एक्सेप्शन तो यहाँ भी आ सकता है। तो ये चीजें सीखेंगे, अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। इसलिए हमने जानबूझ के अभी ये नहीं किया क्योंकि आप फाइनल ब्लॉक अभी नहीं पढ़े। वो चीज जो आपके दिमाग में आ रही है ना वो किया जा सकता है, बल्कि वो ही किया जाता है। हम क्या करते हैं, एक ट्राई के अंदर एक लॉजिक लिख देते हैं,
जो इंटर रिलेटेड हो, ताकि अगर नंबर 1 में एक्सेप्शन आए तो हम नंबर 2 लेके क्या करेंगे। ठीक है, हम सीधा बोल दे भाई टेक नंबर्स। हाँ, अगर एडिशन का लॉजिक है हमारे पास, सब्सट्रैक्शन का लॉजिक है, तो उसको हम इस ट्राई में न रख के हम अलग सेपरेट रखेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? यस सर। जी सर। ठीक है, अब एक और बात ध्यान रखो, ये जो कैच ब्लॉक है इट कैन ओनली हैंडल इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। सो अगर हम इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन नहीं देते हैं, 10 ले लिया, डिवाइड बाई 0 कर दिया, सो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा एंड अगेन आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। क्योंकि ये कैच किसके लिए बना है, यहाँ पे जो क्लास आप दोगे वही सिर्फ हैंडल हो सकती है। सो हम यहाँ पे मल्टीपल दे सकते हैं ये ऑपरेटर की वजह से, सीधी लाइन वाला ऑपरेटर, पाइप या फिर क्या तो बोलते हैं इसको। ठीक है, ये लगा लो और आप बोलो कि भाई साहब मुझे इनपुट मिसमैच के साथ साथ अरिथमेटिक एक्सेप्शन को भी हैंडल करना है। तो ये आपने 2 लगा लिया, एक सीधी लाइन को क्या ऑपरेटर बोलते हैं यार, मालूम है किसी को? और नहीं, और में तो डबल होता है, डबल डंडी होती है। इस सिंगल छड़ी पाइप शायद होता है मे बी, चलो देख लेना। तो अब देखो यहाँ पे रन करेंगे, अगर हम यहाँ पे रन करेंगे हम, तो मैंने लिया 10 और डिवाइड किया 0 से टेक नंबर्स। अब ये अच्छा नहीं है ना, टेक नंबर्स में जब 0 से डिवाइड हो रहा है तो क्या आना चाहिए, डू नॉट डिवाइड बाय 0 आना चाहिए ना। अच्छा, तो जब आप ऐसा कैच ब्लॉक बना रहे हो जिसमें 2 एक्सेप्शन आपने मर्ज किया है, तो मैसेज भी ऐसा दो जो दोनों के लिए सुइटेबल हो। सो मैं लिख सकता हूं चेक प्रोग्राम केयरफुली, है ना, ये दोनों के लिए सही है। यस सर। ये मैसेज दोनों के लिए जम जाएगा, तो अभी बढ़िया है। अभी कोई भी एक्सेप्शन लाओ आप, चेक प्रोग्राम केयरफुली या फिर आप डिवाइड बाय 0 करो, तो भी वही सीन है। लेकिन नहीं भाई, हमें तो इनपुट मिसमैच में नंबर लिखना था और अरिथमेटिक में लिखना था डू नॉट डिवाइड बाय 0। तो विथ वन ट्राई ब्लॉक यू कैन क्रिएट मल्टीपल कैच, एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच भी बना सकते हो। ये मत बनाओ आप, या इसको पहले मैं ऐड कर लूं नोट्स में, इसको ऐड कर लेते हैं ना। तो ये आपका एक प्रोग्राम हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग ट्राई कैच कर रहे हैं ना अभी, ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है। अब ये भी समझ लो कि भाई एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच कैसे होगा, क्यों जरूरत पड़ी एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच की, क्योंकि मैं भाई डिफरेंट मैसेज जनरेट करना चाहता हूँ ऑन डिफरेंट एक्सेप्शन। सो इनपुट मिसमैच में मैंने जनरेट किया कि भाई मैंने यहाँ से कर लिया कि भाई साहब चेक या नंबर्स ऑनली लिख देते हैं, नंबर्स ऑनली, क्योंकि इनपुट मिसमैच कब आएगा, तभी इनपुट मिसमैच आएगा जब इसने भाई नंबर के अलावा कुछ दिया होगा। तो मैं लिया टेक नंबर्स ऑनली। एंड अगर भाई साहब अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया तो मैं बोल दूंगा डू नॉट डिवाइड बाय 0, डू नॉट डिवाइड बाय 0। तो अभी हमारा प्रॉपरली देखो ये काम करेगा, जैसा एक्सेप्शन वैसा कैच चलेगा। तो मान लो अगर मैं ये लेता हूँ टेक नंबर्स ऑनली, और मैंने अगर किया है 10 0 तो डू नॉट डिवाइड बाय 0। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड। कई बार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता है कि कौन सा एक्सेप्शन आएगा, है ना। कुछ ऐसा मान लो कोड आप लिख रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि कौन सा एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। आपको
पता ही नहीं है कौन सा एक्सेप्शन आएगा, तो उस केस में आप एक्सेप्शन क्लास का यूज कर सकते हैं। देखो, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन एक क्लास है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन भी एक क्लास है। तो जितनी भी जावा के अंदर एक्सेप्शन क्लास हैं, सभी का पेरेंट कौन है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन। तो अगर मैं पेरेंट दे दूं तो चाइल्ड एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर लेगा ये? यस सर। मैंने यही पढ़ा था ना कि पेरेंट कैन होल्ड इट्स चाइल्ड। तो एक्सेप्शन, अगर आपने एक रेफरेंस बनाया है एक्सेप्शन टाइप का, तो कोई भी चाइल्ड एक्सेप्शन यहाँ पे आ सकता है। तो ये बड़ा अच्छा है, एक यूनिवर्सल कैच ब्लॉक बोल सकते हो, विच कैन हैंडल एवरी एक्सेप्शन। हर एक एक्सेप्शन, कोई भी जावा का एक्सेप्शन होगा सब हैंडल हो जाएगा। एंड यहाँ पे कोई कॉमन मैसेज, समथिंग वेंट रॉन्ग, आप दे सकते हो। तब कुछ भी दिक्कत आ जाए, कुछ भी दिक्कत आ जाए, समथिंग वेंट रॉन्ग ही प्रिंट होगा। समथिंग वेंट रॉन्ग एंड डिवाइड बाय 0 करो तो तो ये कब है? जब आपको पता ही नहीं कौन सा एक्सेप्शन आने वाला है, या आप पर्टिकुलर एक्सेप्शन से आपको कोई मतलब है नहीं, आप तो बस एक मैसेज कॉमन देना चाहते हो, तो एक्सेप्शन ही लिख दो। एक ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि आपको क्या करना है, आप चाहते हो कि इनपुट मिसमैच आए तो मैं प्रिंट करूं टेक नंबर्स ओनली। ध्यान सुनना, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ये चाहते हो कि अगर इनपुट मिसमैच कोई करे तो मैं प्रिंट करूं टेक नंबर्स ओनली। अगर कोई 0 से डिवाइड करे तो मैं प्रिंट करूं डू नॉट डिवाइड बाय 0। अब मुझे नहीं पता कि इन दोनों के अलावा कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है। इन दोनों के अलावा कोई सा भी एक्सेप्शन आए तो मैं चाहता हूं कि मैं समथिंग वेंट रॉन्ग प्रिंट करूं। तो एक ट्राई के साथ 3 कैच लगाओगे, बट यहाँ एक बात का ध्यान रखोगे, देखो एरर आ रहा है। इसलिए एरर आ रहा है, आप बताइए कि ये कैच ब्लॉक क्या इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को हैंडल कर सकती है? यस सर। है ना? ये कैच ब्लॉक अर्थमेटिक को हैंडल कर सकती है? यस सर। तो सबको कर सकती है। तो तो सारे एक्सेप्शन जब इसने ही हैंडल कर लिया तो यहां तक कंट्रोल पहुंचेगा ही नहीं। क्या देखिए लिख रहा है, अनरीचेबल कैच ब्लॉक, इट्स ऑलरेडी हैंडल्ड बाय द कैच ब्लॉक फॉर एक्सेप्शन। भाई सब इसने ही खींच लिया तो यहां तक कंट्रोल आएगा ही नहीं। तो जब आप इस तरह का सिनेरियो बना रहे हो कि भाई ये एक्सेप्शन हो तो ऐसा, ये हो तो ऐसा, बाकी कुछ भी हो तो वैसा, तो जो जनरल एक्सेप्शन होता है वो हमेशा नीचे होगा। समझ रहे हो ना क्यों? ताकि इनपुट वाले को ये पकड़ ले, अर्थमेटिक को ये पकड़ ले, बाकी कुछ भी आए तो ये पकड़ ले। ठीक है, क्लियर सबको? अच्छा। तो ये वाला एक्सेप्शन कैसे लाया जाए हम लोग? जबरदस्ती लाना पड़ेगा ना, वो तो ऐसे आएगा नहीं। स्ट्रिंग s इज इक्वल टू नल एंड s डॉट लेंथ। तो अभी रन करेंगे, ठीक है, सब कुछ ठीक कर लेते हैं हम। देखो समथिंग वेंट रॉन्ग, तो कम से कम नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया होगा, तो ये चल गया। अच्छा चलो इसको हटा लेते हैं, तो बस दिखाने के लिए किया है। ये जो ई है, ई, हर एक्सेप्शन के पास एक मेथड होता है, उसका नाम है प्रिंट स्टैक ट्रेस। वो बड़ा काम का मेथड है। क्यों भाई? फॉर एग्जांपल हमने किया 10, एक्सेप्शन आया, क्या पता चला कि कौन सी क्लास में कौन सी लाइन में एक्सेप्शन आया ये आउटपुट देख के? नो सर। कल को हम बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस पे काम करेंगे, हम 20 क्लास पे मेरा डेटा इधर से उधर जा रहा है, बहुत कोड लिखे हैं, एक एक क्लास में 50-50 मेथड हैं। ट्रेस करना मुश्किल हो जाएगा आपको कि कौन से क्लास में एक्सेप्शन आ रहा है, कौन सी लाइन में एक्सेप्शन आ रहा है। सो आप ऐसा कर सकते हो कि साथ में आप ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, हर एक्सेप्शन का एक मेथड होता है प्रिंट स्टैक ट्रेस, ये भी यूज कर सकते हो आप। अगर आप प्रिंट स्टैक ट्रेस करते हो तो आपको कौन सा एक्सेप्शन कौन से क्लास के कौन से लाइन में आ रहा है ये बता देगा। देखो 10 किया, TN किया, चलो देखो, इधर देखने की जरूरत ही नहीं है, यही पता चल जाएगा एक्सेप्शन कौन सा आ रहा है, इनपुट मिसमैच
और ये आ रहा है com.manap डेमो के लाइन 13 पे, सही है? अच्छा नहीं आ रहा था ना, 10 लिया था हमने, TEN पहले वाले में, परफेक्ट बता रहा है लाइन 13 पे। तो प्रिंट स्टैक ट्रेस से आप पूरा ट्रेस कर सकते हो। आप सेकंड वाले को चेक करते हैं, ये अर्थमेटिक वाले को चेक करते हैं। 10 डिवाइड बाई 0, इसमें आना चाहिए लाइन 18 पे। देखते हैं, देखिए डेमो डॉट जावा 18 लाइन पे। तो ये बड़ा यूजफुल मेथड साबित होता है। और अगर आप सिर्फ ई को प्रिंट करते हो, सिर्फ ई को प्रिंट करते हो, प्रिंट स्टैक ट्रेस नहीं करते हो अगर, तो आपको सिर्फ ये बताएगा कि एक्सेप्शन कौन सा है, सिर्फ आपको ये बताएगा कि एक्सेप्शन कौन सा है, ट्रेस नहीं करेगा कौन से लाइन पे है क्या है। जैसे कि जैसे कि मैंने किया, मान लो, तो ओनली इसने क्या बताया, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन और आपका ये मैसेज। तो प्रिंट स्टैक ट्रेस हमारे हिसाब से यूज करना चाहिए। उसको आप यूज करोगे डेवलपमेंट जब फेज में आपका प्रोजेक्ट होता है, तो प्रिंट स्टैक ट्रेस को रखिए कैच के साथ, सो दैट आपको पता चले कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, ताकि आप इजीली क्विकली अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाए। ठीक है, ट्राई कैच क्लियर हो गया सबको? अच्छा चलिए, तो अब इसमें और भी सीन बचा हुआ है ट्राई कैच के साथ, और भी हम चीजें देखेंगे, फाइनली वगैरह देखेंगे। ठीक है, उसके बाद चीजें बहुत सारी बची हुई हैं, बट इतनी आप लोग प्रैक्टिस कर लें, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखते हैं।